हेलो फ्रेंड। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर के टॉपिक पर है। चलो आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी एफिशिएंट मोटर के बारे में। आज के दौर में हम सभी देख ही रहे होंगे कि इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का प्रयोग होता है और जो मशीनें ज़्यादा प्रयोग होती हैं वे होती हैं इंडक्शन मोटर। और आपको पता ही होगा कि इंडक्शन मोटर ज़्यादा एनर्जी इनपुट के रूप में लेती हैं और लेस एनर्जी आउटपुट के रूप में देती हैं। जैसे जैसे इनकी डिमांड तो इंडक्शन मोटर की डिमांड तो बढ़ रही है दोस्तों, इनकी एप्लीकेशन भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इनमें लॉस ज़्यादा हैं। स्टेटर लॉस, कॉपर लॉस, वाइंडिंग लॉस, फ्रिक्शन विंडेज लॉस, हीट लॉस है ना दोस्तों, इनमें लॉस ज़्यादा हैं। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं लेस आउटपुट को देने के लिए, इसलिए और ये एक बड़ा कंज्यूमर बन गई हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने का। इसलिए एक नई मोटर आई है, वो है एनर्जी एफिशिएंट मोटर। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो मोटर एफिशिएंट मतलब कि जो मोटर एनर्जी को सेव करे, कम एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट दे। आज हम एनर्जी एफिशिएंट मोटर के बारे में पढ़ेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर क्या होती है। आपको पता ही होगा कि मोटर हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। एनर्जी एफिशिएंट मोटर वो मोटर होती है जो हमें देती है सेम आउटपुट स्ट्रेंथ बाय कंज्यूमिंग लेस अमाउंट ऑफ इनपुट। जो हमें और मोटर जैसे कि एक हमारी होगी एनर्जी एफिशिएंट मोटर, एक हमारी होगी कोई स्टैंडर्ड मोटर या इंडक्शन मोटर। दोनों मोटर सेम रेटिंग की तो वे सेम आउटपुट देंगी, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या होगा एनर्जी एफिशिएंट मोटर में और स्टैंडर्ड मोटर में या इंडक्शन मोटर में, कि जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर है ना वो कम इनपुट लेगी, इनपुट के रूप में वो कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेगी, लेकिन जो स्टैंडर्ड मोटर है वो इनपुट के रूप में ज़्यादा एनर्जी का प्रयोग करेगी, लेकिन वे सेम रेटिंग के इसलिए सेम आउटपुट देंगे। अब हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मोटर, जो प्रिंसिपल एनर्जी एफिशिएंट मोटर का वो सेम है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह। क्यों है सेम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह, क्या आपको पता है? चलो, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह इसलिए है एनर्जी एफिशिएंट मोटर का क्योंकि जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर है ना वो ना मॉडिफाइड की हुई है इंडक्शन मोटर का, इसलिए उनका प्रिंसिपल सेम है। तो हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस पर काम करते हैं? ये काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। जब ये हमारी इंड्यूस होती है स्टेटर के वाइंडिंग में, तो रोटर में फ्लक्स इंड्यूस होता है और फ्लक्स के इंड्यूस होने से फ्लक्स मूव करने से हमारा रोटर मूव करता है। ये इसका प्रिंसिपल है। अब हम देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शनल फीचर क्या क्या है। जो इसका कंस्ट्रक्शनल फीचर है, अगर ये एनर्जी को एफिशिएंट करती है तो हमें कुछ ना कुछ हमें पता तो ये तो चल गया कि ये ना थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मॉडिफाइड रूप है एनर्जी एफिशिएंट मोटर। तो अब हमें ये देखना है कि अगर मॉडिफाइड रूप है तो वो कंस्ट्रक्शन में मॉडिफाई किया होगा कुछ ना कुछ, है ना, तभी तो ये एनर्जी एफिशिएंट मोटर बनी। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन है इसकी सेम है वैसे तो इंडक्शन मोटर की तरह, पर जो कुछ चेंजेस हुए ना हम उनको बता रहे हैं यहाँ पर। It is made from superior material. They usually have higher service factor. जो मटेरियल हम इसकी कोर को, फ्रेम को, शाफ्ट को, वाइंडिंग के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए होता है वो नाम अच्छी क्वालिटी का सुपीरियर मटेरियल लेते हैं ताकि यह हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे। लॉन्गर इंसुलेशन, इसका इंसुलेशन लंबे समय तक चलता है। इसका इंसुलेशन लंबे समय तक इसलिए चलता है क्योंकि हम इसमें एक फैन का यूज करते हैं, जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वो फैन के द्वारा एक्सपेल कर दी जाती है, इसलिए इसका इंसुलेशन सेफ रहता है। सुपीरियर बियरिंग, हम सुपीरियर बियरिंग का प्रयोग करते हैं, अच्छे वाले बियरिंगों का प्रयोग करते हैं ताकि वे भी एफिशिएंट हो, अच्छी उनकी वर्किंग कंडीशन। लोअर वेस्ट हीट आउटपुट, जो हम इस मोटर का एनर्जी एफिशिएंट मोटर का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से करते हैं कि ये आउटपुट के रूप में ना हीट कम से कम वेस्ट करें। ओके, मोर कॉपर वाइंडिंग, वायर ऑफ लार्ज डायमीटर इन स्टेटर। हम स्टेटर में ना इंडक्शन मोटर की तुलना में ज़्यादा वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा कॉपर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं और लार्ज डायमीटर ऑफ वायर
लार्ज डायमीटर ऑफ कंडक्टर का प्रयोग करते हैं स्टेटर की वाइंडिंग में। हम क्यों करते हैं स्टेटर की वाइंडिंग में? ये एक तो इसका कंस्ट्रक्शन फीचर है, हमें यह बात पता चल गया। हम इसका प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए, रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाए और एयर लॉस कम हो जाए। ओके, और ये फिर एनर्जी एफिशिएंट तरीके से काम करेगी। लॉन्गर कोर होती है इसकी, थिकर वायर, हम पतली वायरों का प्रयोग करते हैं। थिन सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन, हम पतली सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का प्रयोग करते हैं और अच्छे सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। स्मॉलर एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, ऑप्टिमाइज्ड एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, जो हमारा स्टेटर होता है, रोटर होता है, उनके बीच में है ना हम कम से कम एक ऑप्टिमाइज तरीका, जितना बेस्ट होता है उतना गैप लेते हैं। जो इंडक्शन मोटर होती है ना, उसमें हम ज़्यादा गैप लेते थे, इसमें हम ऑप्टिमाइज जितना एज वेल एज पॉसिबल उतना कम लेते हैं, ताकि अच्छी तरह फ्लक्स वहाँ से वहाँ जाए, हीट लॉस बीच में कम से कम आए और हमारा एफिशिएंट तरीके से काम वर्क हो, एनर्जी वेस्ट ना हो। कॉपर इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम बार्स इन रोटर, हम जो रोटर होता है, रोटर की कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि हम ना कॉपर का प्रयोग नहीं करते, हम एल्यूमिनियम के बार का प्रयोग करते हैं। आपने स्क्वायरल केज में पढ़ा भी होगा कि जो हमारी मोटर का रोटर होता है ना इंडक्शन मोटर में, उसमें भी हम बार्स का प्रयोग करते हैं। वे बार्स होते हैं, उन बारों को डाल दिया जाता है रोटर के अंदर, और फिर ना उनको दोनों साइड से ना स्लिप रिंग के द्वारा, एक रिंग के द्वारा हम उन्हें बार्स का प्रयोग करते हैं। हम इसमें कॉपर का प्रयोग नहीं करते, एल्यूमिनियम के बार का प्रयोग करते हैं रोटर में। आपने देखा ही होगा कि इंडक्शन मोटर में हम बार्स को डाल देते हैं एल्यूमिनियम के को, और दोनों तरफ से ना हम उसे एक रिंग के द्वारा ना शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। मोर बार यूज्ड इन रोटर, हम इसमें भी ज़्यादा बार का प्रयोग करेंगे इंडक्शन मोटर की तुलना में, ताकि रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाए। एक स्मॉलर फैन का प्रयोग करेंगे ताकि जो भी हीट प्रोड्यूस हो, इंड्यूस हो, उसे एक्सपेल कर दिया जाए मोटर से बाहर और मोटर में कोई डैमेज ना आए। फ्रेम इज सेम एज इंडक्शन मोटर, जो इसका फ्रेम होता है वो इंडक्शन मोटर की तरह बिल्कुल सेम होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ सकते हैं, हमें इसका ज़रूरत और क्यों पड़ी, नीडेड, इसकी नीडेड क्या क्या एनर्जी एफिशिएंट मोटर की। Where there is new installation और modification of fuel, हमारी कोई इंडस्ट्री है, हम कोई अपना नया प्लांट लगाना चाहते हैं, उसका प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं एनर्जी एफिशिएंट मोटर का। हम अपने प्लांट को मॉडिफाइड करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से लुक देना चाहते हैं, तो हम एनर्जी एफिशिएंट मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। जो ओल्ड, हम इसका प्रयोग क्यों करें एनर्जी एफिशिएंट मोटर का, क्योंकि ये लेस इनपुट एनर्जी लेती है। जो ओल्ड मोटर होती है ना, पुरानी मोटर, वे जल्दी डैमेज हो जाती हैं, ये डैमेज नहीं होती। ओके, और ये मोटर ओवरलोड की कंडीशन में, अंडरलोड की कंडीशन में एग्जिट बंद हो जाती है। यह हमारी और डिवाइसों को प्रोटेक्ट करती है, यह हायर एफिशिएंसी देती है, इसलिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसकी हाई एफिशिएंसी यह प्रोटेक्ट करती है अदर डिवाइस को। ओवरलोड की कंडीशन में, अंडरलोड की कंडीशन में यह बंद हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है। कोई भी मोटर हुई, किसी भी चीज़ की हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है, तो हम आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू में 100 कर देते हैं, एफिशिएंसी हमारी परसेंटेज में आ जाती है। अब हमारी एनर्जी एफिशिएंट मोटर, उसकी एफिशिएंसी क्या हुई, वह आउटपुट में क्या देते हैं एनर्जी एफिशिएंट, मैकेनिकल, और इनपुट में क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल। तो फिर मैकेनिकल पावर आउटपुट बटे में इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट इनटू में 100 इज नोन एज एफिशिएंसी। आपने देखी ली होगी कि ये एफिशिएंसी होती है, इसका एफिशिएंसी का फार्मूला। और अब हम देखते हैं कि एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है। ये देखिए, हमारी मान लीजिए एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर है, उसको 1000 यूनिट इनपुट में दी और उसने 940 यूनिट आउटपुट में दे दी। तो अब हम इसमें देखते हैं लॉसेज कितने हुए। ये देखो लॉसेज, हम क्या करेंगे लॉसेज को निकालने के लिए, सीधा 1000 माइनस 940 कर देंगे, 60 यूनिट के लॉस हो गए, है ना, 60 यूनिट के लॉस हो गए। और अब अगर हमने आउटपुट निकालनी है तो हम इनपुट माइनस लॉसेज कर सकते हैं, तो 940 आ गया। अगर अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है कि हमारी मोटर कितनी एफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे, मैकेनिकल पावर आउटपुट बटे में इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट इनटू में 100। तो अब देखते हैं मैकेनिकल पावर आउटपुट क्या, हमारी मैकेनिकल पावर आउटपुट है 940 वोल्ट, 940 यूनिट है। ओके, और इनपुट क्या हमारी, इनपुट में 1000 यूनिट है। ओके, और इनटू में 100,
ठीक है। अब इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गई, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई। कितनी एफिशिएंसी आएगी हमारी? हमारी एफिशिएंसी आएगी मोटर की 94%। ये हमारी एनर्जी एफिशिएंट मोटर की एफिशिएंसी आ गई। अब हम देखते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर की एडवांटेज क्या-क्या है। एनर्जी एफिशिएंट मोटर की लॉन्ग लाइफ होती है, यह लंबे समय तक चलती है और यह कम मेंटेनेंस रिक्वायर करती है। कम मेंटेनेंस क्यों रिक्वायर करती है? क्योंकि इसमें हीट लॉस ज़्यादा इंड्यूस नहीं होता और जो हीट इंड्यूस होती है वह फैन के द्वारा एक्सपेल कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। इसमें मेंटेनेंस करनी होती है तो केवल बेयरिंग में ग्रीस वगैरह देना होता है और वो भी बहुत ही कम बार देना पड़ता है। उसकी भी मेंटेनेंस बहुत कम होती है क्योंकि हीट लेस इंड्यूस होती है। हीट के लेस इंड्यूस होने से हमारा ग्रीस अच्छी तरह रहता है और बेयरिंग भी अच्छी तरह करता है। अब हम देखते हैं कि यह हाई आउटपुट देती है, लेस इनपुट लेती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है 10% मोर देन स्टैंडर्ड मोटर। इसकी जो स्टैंडर्ड मोटर होती है ना, उनकी स्पीड से इनिशियल स्पीड भी हाई होती है और वैसे भी स्पीड इसकी हाई होती है। मोर एफिशिएंट, ये एफिशिएंट ज़्यादा होती है, यह कम लेस एनर्जी इनपुट लेती है तो ये एफिशिएंट ज़्यादा हुई। इसकी अप्रोक्सीमेटली 85 to 95% एफिशिएंसी होती है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज लेस, इसका ऑपरेशन का टेम्परेचर लेस होता है। क्यों होता है लेस इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर? क्योंकि इसमें जो हीट इंड्यूस होती है, जो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, हीट जो इंड्यूस होती है अंदर मोटर के अंदर, वो एक्सपेल कर दी जाती है, इसलिए यह लेस टेम्परेचर पर ऑपरेट करती रहती है। इलेक्ट्रिकल पावर से यह इलेक्ट्रिकल पावर को बचाती है। कैसे बचाती है इलेक्ट्रिकल पावर को? यह एफिशिएंट, इसमें हमने वाइंडिंग का ज़्यादा यूज़ कर लिया, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई है ना, और इस कारण से यह लेस इनपुट लेगी और अच्छी आउटपुट देगी, इसलिए इलेक्ट्रिकल पावर सेविंग होती है इसमें। यह इलेक्ट्रिकल पावर सेविंग पता है कितनी करती है? यह इलेक्ट्रिकल सेविंग करती है 4200 से 4500 किलोवाट आवर पर ईयर। एक साल में ये है ना 4200 से 4500 यूनिट कर देती है इलेक्ट्रिकल सेविंग। लेकिन जो और मोटर होती हैं वे एनर्जी को ज़्यादा लेती हैं। उनकी जैसे जैसे लाइफ घटती जाती है, जैसे जैसे उनका टाइम बढ़ता जाता है उनको लिए हुए काम करते हुए, तो वे अपने आप ही डैमेज होने शुरू हो जाती हैं, वे एनर्जी को ज़्यादा लेना शुरू कर देती हैं। लेकिन इसमें इस तरह का कोई फैक्टर नहीं होता। ये इसकी एक अच्छी एडवांटेज है कि ये इतनी यूनिट एनर्जी को सेव करती है, बचाती है। यूज्ड आल्सो इन एजर्ड एरिया, हम इसका प्रयोग एजर्ड्स एरिया में भी इजीली से कर सकते हैं। लोअर लॉसेज, इसमें बहुत कम से कम लॉस होती हैं। डज नॉट इफेक्ट ऑन सप्लाई फ्लक्चुएशन, इसका सप्लाई के फ्लक्चुएशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इफेक्ट पड़ता है तो थोड़ा बहुत लेस मिनिमाइज इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो हमारी इंडक्शन मोटर होगी, स्टैंडर्ड मोटर होगी, उनका सप्लाई के फ्लक्चुएशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वे बर्न हो सकते हैं, वे डैमेज हो सकती हैं। यह डज नॉट पोल्यूट इन्वायरमेंट, यह इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती है, इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करती, ये CO2 N2 जैसी गैसों को नहीं छोड़ती है। लेकिन जो हमारी वे मोटर होती हैं वे इन गैसों को छोड़ती हैं। सेविंग एनर्जी यूनिट, ये भी इसके एडवांटेज है कि यह 4200 से 4500 यूनिट एक साल में बचा देती है। सेविंग इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्जेज, ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल के चार्ज को घटा देती है 27,000 से 30,000 एक साल का। एवरेज ऑपरेटिंग आवर 7000, इसका ऑपरेटिंग आवर ना अगर हम उनकी एवरेज निकालें तो 7000 घंटे हैं एक साल के, और जो और मोटर होते हैं उनके लेस होते हैं, उनके अप्रोक्सीमेटली 5000 होती हैं। मोर रिलायबल, यह ज़्यादा रिलायबल होती है। लोअर वेस्टेज, यह ईट के रूप में कम से कम वेस्ट करती है। पावर फैक्टर इज सेम और मोर देन स्टैंडर्ड मोटर, इनका पावर फैक्टर या तो सेम होता है या ज़्यादा होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होता है। जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है ना, इनका पावर फैक्टर लो होता है, इसलिए वह एफिशिएंट नहीं होती, वह ज़्यादा एनर्जी को यूज करती हैं। लेकिन जो ये होती है एनर्जी एफिशिएंट मोटर, इसका ज़्यादा होता है इंडक्शन मोटर से। अब हम देखते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है। इसकी डिसएडवांटेज है कि यह पोर्टेबल है, पोर्टेबिलिटी इसमें इनिशियल कॉस्ट इज हाई। इसकी जो जब हम खरीदते हैं, इसकी सेलिंग करते हैं तो इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, लेकिन आने वाले कुछ समय में जब इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इसकी इनिशियल कॉस्ट भी लो हो जाएगी। इसका दूसरा
तीसरा डिसएडवांटेज है स्पीड कंट्रोल, जिसकी स्पीड ज़्यादा आई होती है, 10% मोर बताया था ना मैंने एडवांटेज में, इसकी स्पीड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसकी एक डिसएडवांटेज है। एट हाई इनर्शिया लोड नॉइस लेवल ग्रेटर, जब हम इसका इनर्शियल लेवल पर शुरुआत में लोड को ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो यह ना ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस कर देती है, आवाज़ आने लगती है इससे। स्टार्टिंग टॉर्क लोअर, इसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वह भी कम होती है और मोटरों की अपेक्षा में, स्टैंडर्ड मोटर की अपेक्षा में रिक्वायर रिप्लेसमेंट आफ्टर डैमेज। एक ये भी इसकी बहुत ही गंदी डिसएडवांटेज है कि जो अगर यह एक बार डैमेज हो जाए ना तो इसको ना हमें रिप्लेस करना पड़ता है, हम इसकी रिवाइंडिंग वगैरह नहीं कर सकते। एप्लीकेशन, अब हम देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ फर्क होता है। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं। इसका प्रयोग हम पेपर इंडस्ट्री में कर सकते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में, मशीनिंग टूल में। ओके, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मोटर एंड एनर्जी एफिशिएंट मोटर। जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर होती है वह लेस इनपुट लेती है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मोटर रेटिंग, और जो स्टैंडर्ड मोटर होती है वो मोर इनपुट लेती है एज कम्पेयर टू एनर्जी एफिशिएंट मोटर। अब हम देखते हैं कि जो हमारी एनर्जी एफिशिएंट मोटर होती है वह आउटपुट हाई देती है स्टैंडर्ड मोटर से, जो हमारी स्टैंडर्ड मोटर होती है वह आउटपुट लो देती है एनर्जी एफिशिएंट मोटर से। एनर्जी एफिशिएंट मोटर की इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, लेकिन स्टैंडर्ड मोटर की इनिशियल कॉस्ट लो होती है क्योंकि ये ज़्यादा बिकती है, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब देखते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट मोटर की लो होती है, कम होती है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड मोटर की हाई होती है। एनर्जी एफिशिएंट मोटर मोर एफिशिएंट होती है, लेकिन स्टैंडर्ड मोटर लेस एफिशिएंट होती है। एनर्जी एफिशिएंट मोटर की एफिशिएंसी 85 to 95% लाई करती है, लेकिन स्टैंडर्ड मोटर की एफिशिएंसी 75 to 90 लाई करती है। रिक्वायर मोर कॉपर वाइंडिंग इन स्टेटर, जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर होती है यह ज़्यादा कॉपर के वाइंडिंग का प्रयोग करती है स्टेटर में, यह कम वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं स्टेटर में। इसमें एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज लो एनर्जी एफिशिएंट मोटर में, और स्टैंडर्ड मोटर में एयर गैप हाई होता है। यह इको फ्रेंडली होती है एनर्जी एफिशिएंट मोटर, लेकिन स्टैंडर्ड मोटर इको फ्रेंडली नहीं होती, वह पोल्यूशन इंक्रीज करती है, CO2 N2 गैसों को छोड़ती है, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। स्टार्टिंग टॉर्क एनर्जी एफिशिएंट मोटर की लोअर होती है स्टैंडर्ड मोटर से, लेकिन स्टैंडर्ड मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क हाई होती है एनर्जी एफिशिएंट मोटर से। स्पीड इज हाई देन स्टैंडर्ड मोटर, एनर्जी एफिशिएंट मोटर की स्पीड हाई होती है, लेकिन स्टैंडर्ड मोटर की स्पीड लो होती है। इट प्रोड्यूस नॉइस, यह नॉइस प्रोड्यूस करती है जब लोड इंक्रीज होता है, स्टैंडर्ड मोटर नॉइस नहीं प्रोड्यूस करती। इट रिक्वायर लेस प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट, यह कम से कम प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट का प्रयोग करती है, लेकिन यह स्टैंडर्ड मोटर होती है जो हाई प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट का प्रयोग करती है। इट एज लेस हीट लॉस, इट एज मोर हीट लॉस, एनर्जी एफिशिएंट मोटर में ज़्यादा हीट लॉस होती हैं, लेकिन जो हमारी मोटर होती है स्टैंडर्ड मोटर, इसमें ज़्यादा हीट लॉस होते हैं, और जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर होती है इसमें कम हीट लॉस होती है। इट रिप्लेस आफ्टर डैमेज, हम इसको रिप्लेस करना पड़ता है डैमेज के बाद, एक बार खराब होने के बाद। इट रिवाइंड आफ्टर डैमेज, हम इसको रिवाइंड कर सकते हैं एक बार डैमेज होने के बाद। इट एज लॉन्गर लाइफ, इसकी लाइफ स्पेन बड़ा होता है। इट एज स्मॉल लाइफ, इट सेव एनर्जी मोर पर ईयर देन अदर मोटर, यह सेव एनर्जी करती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाती है, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट बचाती है, बट स्टैंडर्ड मोटर होती है डज नॉट सेव एनर्जी। इट इंक्रीज इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इट डिक्रीज इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर होती है ना वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी, क्योंकि वह चार्ज बचाती है। हमें पता ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को ना जनरेट करने में ज़्यादा खर्च पड़ता है, लेकिन अगर हम उसे सेव करके यूज़ कर लेना उसमें कम खर्च पड़ता है, इसलिए ये हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करती है। अब हम देखते हैं कि मिनिमाइज लॉसेज इन एनर्जी एफिशिएंट मोटर, जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर है उसमें भी तो लॉस होते हैं, क्योंकि उसमें भी वह भी इंडक्शन मोटर की तरह है, लेकिन हमने उसमें कुछ मॉडिफाई तो किया है। हम कैसे कम से कम कर सकते हैं लॉस को एनर्जी एफिशिएंट मोटर में? फर्स्ट ऑफ ऑल है आयरन लॉस। आयरन लॉस को हम कैसे कम कर सकते हैं? यूज थिनर गेज, पतले गेज का प्रयोग करके लोअर लॉस कम कर सकते हैं हम कोर लॉस।
स्टील रिड्यूस एडी करंट लॉस, स्टील अच्छी क्वालिटी का स्टील प्रयोग करके हम एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। यूज लॉन्गर कोर, लंबी कोर का प्रयोग करके। यूज थिन स्टील लेमिनेशन, एक पतली स्टील लेमिनेशन का प्रयोग करके हम आयरन लॉस को कम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेटर लॉस। अब एनर्जी एफिशिएंट मोटर में स्टेटर लॉस कौन से होते हैं। स्टेटर लॉस में दो प्रकार के लॉस होते हैं, तो आई स्क्वायर आर लॉस और जिसे हम वाइंडिंग लॉस कहते हैं, एक होता है कोर लॉस। कोर लॉस का हमने ऊपर पढ़ लिया कि हमें लंबी कोर का प्रयोग कर लेंगे और स्टील लेमिनेशन का प्रयोग कर लेंगे और थिनर गेज का प्रयोग कर लेंगे, तो ना कोर लॉस हमारे कम हो जाएंगे। अब आ गया स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉस, जिसे हम वाइंडिंग लॉस भी कहते हैं। यूज मोर कॉपर, हम स्टेटर में ना ज्यादा कॉपर का प्रयोग कर लेंगे। इंक्रीज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, हम स्टेटर वाइंडिंग में ना कॉपर के क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज कर देंगे, जिससे रेजिस्टेंस लो हो जाएगा और रेजिस्टेंस लो होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, लॉस कम से कम आएंगे, हमारे लॉस कम हो जाएंगे। अब आ गया रोटर का नंबर। रोटर में भी दो प्रकार के लॉस होंगे, रोटर में भी दो प्रकार के लॉस होंगे, वाइंडिंग लॉस जिसे हम आई स्क्वायर आर लॉस कहते हैं और कोर लॉस। कोर लॉस का हमने आयरन लॉस में सबसे पहले ऊपर पढ़ लिया है कि हम लंबी कोर का प्रयोग कर लेंगे। स्टील रिड्यूस एडी करंट लॉस, थिन स्टील लेमिनेशन। ओके, अब हम देखते हैं रोटर आई स्क्वायर आर लॉस। रोटर आई स्क्वायर आर लॉस, यूज लार्ज रोटर कंडक्टर बार, हम बेयर प्रयोग करते हैं ना एल्यूमिनियम के बेयर, हम उनको ज़्यादा यूज कर लेंगे रोटर में। इंक्रीज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बेयर का क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज कर देंगे, इससे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी और लॉस कम हो जाएंगे। फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉस, ये आता हमारा फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉस सपट में, जिससे फ्रिक्शन होने से है ना हीट प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर हीट जनरेट हो जाती है और जो हीट जनरेट होती है ना वो अंदर हमारी वाइंडिंग वगैरह को डैमेज कर सकते हैं, हमारी मोटर को ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। इसलिए हम फैन का प्रयोग कर लेंगे। फैन का प्रयोग करेंगे तो जो भी फ्रिक्शन के द्वारा हीट एनर्जी डेवलप होएगी वो एक्सपेल कर दी जाएगी फैन के यूज के द्वारा। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं स्ट्रे लोड लॉसेज। जो स्ट्रे लोड लॉसेज है इनको भी कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम मोटर का डिज़ाइन ऑप्टिमाइज डिज़ाइन करेंगे कि एक अच्छे ढंग से उसका जहाँ तक हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जहाँ तक उसमें कम से कम लॉस हो, हम उस तरह का उसका डिज़ाइन करेंगे। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, हम अच्छी क्वालिटी का प्रयोग करेंगे उस मशीन में। कंट्रोल प्रोसीजर मिनिमाइज स्ट्रे लोड लॉसेज, हम कंट्रोलिंग प्रोसीजर का प्रयोग करेंगे जिससे हम स्ट्रे लोड लॉसेज को ख़त्म कर सकते हैं। ओके, ये हो गई हमारी एनर्जी एफिशिएंट मोटर। हेलो फ्रेंड, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय दोस्तों।